जलियांवाला बाग में शहीद हुए शहीदों को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दी श्रद्धांजलि। अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर शहीदों को नमन किया। उपचुनाव पर अटकलें बरकरार, सीएम धामी ने नहीं खोले अभी पत्ते। उपचुनाव के सवाल पर दिया जवाब, कहा मुझे खुद नहीं पता किस सीट से लड़ूंगा। हरिद्वार में आज और कल शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक। बैसाखी स्नान और सद्भावना सम्मेलन को लेकर ट्रैफिक प्लान जारी। उत्तराखंड में कोरोना के 2 नए मामले, 6 मरीज भी हुए स्वस्थ। राज्य में कोरोना सक्रिय मामलों की संख्या 84 हुई। उत्तराखंड में 2 दिन बारिश की संभावना, भीषण गर्मी से मिलेगी राहत। बारिश होने से मौसम खुशनुमा होने के आसार। उत्तराखंड में जंगल में लगी आग, विभाग की बढ़ी मुश्किलें, वायुसेना की मदद लेने की तैयारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे और बड़ी खबर है देहरादून से। प्रदेश नेतृत्व में फेरबदल की तैयारी है। देहरादून से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। प्रदेश नेतृत्व में हुए फेरबदल से कांग्रेस की बड़े नेता नाराज हैं। इस समय देहरादून से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं और इनमें से कई विधायक बीजेपी के संपर्क में होने की खबर भी है। सूत्रों के हवाले से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। विधायक बीजेपी के संपर्क में होने से कांग्रेस में नाराजगी भी देखी जा रही है और इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि बीजेपी विधायकों को पार्टी में शामिल करा सकती है और प्रदेश में साल 2016 की तरह दल बदल के संकेत मिल रहे हैं। तो देहरादून से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। कई विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं और बीजेपी के संपर्क होने से कांग्रेस के कई नेता नाराज भी हैं। तो फेरबदल से कई नेताओं में कांग्रेस के कई जो दिग्गज नेता हैं उनमें नाराजगी भी देखी जा रही है। प्रदेश के साल 2016 की तरह दल बदलने की जो संकेत है वो मिल रहे हैं। देहरादून से आपको खबर बता रहे हो। प्रदेश नेतृत्व में हुए फेरबदल से कांग्रेस के कई बड़े नेता नाराज हैं और इनमें से कई विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। ऐसे सूत्रों के हवाले से खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी विधायकों को पार्टी करा सकती है शामिल। आज कांग्रेस के 10 विधायक देहरादून में गोपनीय बैठक करेंगे, ऐसी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से। कांग्रेस के 10 विधायक देहरादून में गोपनीय बैठक करने वाले हैं और कांग्रेस आलाकमान के फैसले से नाराज हैं कई नेता। कांग्रेस हाईकमान के फैसले से संतुष्ट नहीं है कई नेता और इसके साथ ही बैठक में विधायक हरीश धामी, मनोज तिवारी भी हो सकते हैं शामिल। मदन वेस्ट, मयूख महर, खुशहाल सिंह अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं। ममता राकेश, विक्रम नेगी, राजन भंडारी भी शामिल हो सकते हैं। तो आज कांग्रेस के 10 विधायक देहरादून में गोपनीय तरीके से बैठक करने वाले हैं, ऐसी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से। और कांग्रेस आलाकमान के फैसले से नाराज हैं कई नेता। तो बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर विधायकों के बीजेपी में शामिल होने के संकेत भी मिल रहे हैं, जिससे कि कई बड़े नेता जो कांग्रेस के हैं नाराज चल रहे हैं। ऐसी खबर सामने आ रही है देहरादून से। आपको खबर बता रहे हैं कांग्रेस के आलाकमान के फैसले से कई नेता नाराज हैं। तो आज कांग्रेस के 10 विधायक देहरादून में गोपनीय बैठक करने वाले हैं। तो देहरादून से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। कांग्रेस हाईकमान के फैसले से संतुष्ट नहीं है कई नेता और देहरादून में डैमेज कंट्रोल में कांग्रेस की जद्दोजहद जो है वो जारी है। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर डैमेज कंट्रोल को लेकर कांग्रेस में जद्दोजहद जारी है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष से मिलने पहुंचे नेता प्रतिपक्ष, जो नए नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं यशपाल आर्य, उनसे मिलने पहुंचे और यशपाल आर्य के आवास पहुंचकर मुलाकात की प्रीतम सिंह ने और यशपाल आर्य को फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत भी किया है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी जो है देहरादून से हम आपको दे रहे हैं। एक तरफ नाराजगी भी देखी जा रही है तो दूसरी तरफ फूलों का गुलदस्ता लेकर मदन कौशिक पहुंचे हैं यशपाल आर्य के घर, जहां पर उन्होंने उनका स्वागत किया है और शुभकामनाएं भी दी है नेता प्रतिपक्ष बनने पर। तो देहरादून से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। नए नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने पर
यशपाल आर्य को मदन कौशिक ने शुभकामनाएं भी दी हैं। और इसी खबर को लेकर लगातार हमारे साथ हमारी संवाददाता हिना आजमी जुड़ी हुई है। हिना, कांग्रेस में इस समय उठापटक भी देखी जा रही है, तो वहीं यशपाल आर्य के घर आवास में पहुंचे हैं मदन कौशिक, फूलों को गुलदस्ता लेकर उनका स्वागत कर रहे हैं। जी बिल्कुल वंदना, जिस तरीके से पहले से लगातार बगावती सुर देखने के लिए मिले हैं कांग्रेस में, भले ही मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर हो या फिर टिकट बंटवारे को लेकर और जबकि चुनाव हो चुके हैं प्रदेश में, अब यहाँ पर सिर्फ दो ही चीज थी, दो ही पद थे यहाँ पर कांग्रेस के पास, एक तो प्रदेश अध्यक्ष और दूसरा नेता प्रतिपक्ष। यहाँ पर जैसे ही चेहरे बदले हैं, यहाँ पर आत्ममंथन करने के बाद जो है कांग्रेस हाईकमान ने यहाँ पर जो चेहरे बदले हैं, प्रदेश अध्यक्ष जो कि गणेश गोदियाल होते थे, उनसे जो है यहाँ पर इस्तीफा मांगा गया और उनके बदले जिम्मेदारी दी गई है वो रानीखेत के जो पूर्व विधायक रहे हैं। हालांकि इस बार जो है वो पार्टी नहीं जीत पाए हैं, इस बार चुनाव हार गए हैं, लेकिन उनके जो है क्वालिटीज को देखते हुए यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। वहीं नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी जो है यशपाल आर्य, जो कि 2017 में कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए थे और लेकिन साल 2022 के चुनाव से ठीक पहले कुछ महीने पहले फिर से दोबारा से कांग्रेस में शामिल हुए हैं। लगातार वह भाजपुर से चुनाव जीतते आए हैं और एक जो है बड़े नेता भी माने जाते हैं, तो उनके अनुभव को देखते हुए यहाँ पर कांग्रेस आलाकमान ने नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी। इसी के साथ ही भुवन कापड़ी, जिन्होंने शिकस्त दी प्रदेश के मुखिया यानी सीएम पुष्कर सिंह धामी को, जो खटीमा सीट से उन्होंने काफी बड़े अंतर से जो है हराया था, तो उन्हें एक तरह से कांग्रेस आलाकमान ने तोहफा देने का काम किया है। लेकिन जब ये फैसला आया तभी से जो है लगातार जो बगावती सुर है कांग्रेस को देखने के लिए मिल रहे हैं और कई नेता नाराज हैं। बताया जा रहा है कि आज जो विधायक हैं, 10 विधायक माने जा रहे हैं जो कि नाराज चल रहे हैं, आज गोपनीय बैठक कर सकते हैं जिसमें कोई बड़ा चौंकाने वाला फैसला कर सकते हैं। हो सकता है कि साल 2016-17 का जो वक्त था उसके संकेत जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल रहे हैं। हो सकता है कि बीजेपी में ये शामिल हो जाए, क्योंकि कांग्रेस आलाकमान की ये जो फैसला हुआ है उससे जो है यहाँ पर खुश नहीं है। प्रीतम, अगर खेमे की बात करें तो प्रीतम सिंह जो है लगातार कई बार जो चक्राता से विधायक रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष और पूर्व अध्यक्ष दोनों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं, लेकिन इस बार जो है उनको कोई भी जिम्मेदारी नहीं दी गई है, कांग्रेस हाईकमान ने कोई भी जिम्मेदारी नहीं दी है। तो कहीं ना कहीं जो प्रीतम खेमे के नेता हैं, जो कांग्रेसी है, वो नाराज चल रहे हैं हाईकमान से। वहीं जो है प्रीतम सिंह ने भी जो है आदेश, कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि जिस तरह से गुटबाजी चल रही थी, गुटबाजी को रोकने के लिए एक नया फैसला, मतलब अगर हरीश रावत के गुट को यहाँ पर लेते या फिर प्रीतम के गुट को लेते, यहाँ पर दोनों में से किसी की गुटबाजी को नजरअंदाज करते हुए इस समय उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी में बड़ा घमासान मचा हुआ है। तो यशपाल आर्य को नेता प्रतिपक्ष तो बनाया गया है, लेकिन कांग्रेस के जो विधायक हैं और जो कार्यकर्ता हैं उनमें नाराजगी भी देखी जा रही है। तो किस तरह से कांग्रेस पार्टी अब ये डैमेज को कंट्रोल करेगी? जी बिल्कुल वंदना, ये क्योंकि एक बहुत बड़ी टेंशन बढ़ा दी है जिस तरह से नाराजगी का दौर यहाँ पर चल रहा है और कांग्रेस में जिस तरह से कांग्रेस ने सोचा था कि इस बार जो है गुटबाजी को दूर करते हुए यहाँ पर ऐसे लोगों को जिम्मेदारी दी जाए जो कि विवादों से जो है ना जुड़े हुए हैं। अगर करण मेहरा की बात करें तो वो खास छवि के हैं और किसी से भी उनका विवादों से नाता नहीं रहा है। हालांकि यशपाल आर्य को लेकर काफी ज्यादा नाराजगी चल रही है, क्योंकि यशपाल आर्य एन वक्त पे जब साल 2016-17 में जब यहाँ पर जो है उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी के खेमे में चले गए थे यशपाल आर्य और यहाँ पर कांग्रेस को छोड़ गए थे। हालांकि कांग्रेस के पास फिर से लौट आए वो चुनाव से पहले, तो यहाँ पर यही नाराजगी है कि जो बगावत करके आपसे जा रहा है, जो आपसे आपके साथ जो है लगातार काम कर रहा है, आप उसको नहीं देख रहे हैं, लेकिन जो बगावत करके जा रहा है हो सकता है कि वो आने वाले वक्त में भी बगावत करे। यहाँ पर कुछ लोगों का ये नाराज खेमा चल रहा है, तो उनका ये मानना है कि नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं फिर एक बार से जो है यहाँ पर प्रीतम सिंह को मिलनी चाहिए थी। हालांकि प्रीतम सिंह जिस तरह से उनका वीडियो वायरल हो रहा था कि गुटबाजी का आरोप अगर सिद्ध होता है, जांच करे हाईकमान इसमें, अगर सिद्ध होता है तो मैं विधायक पद से भी इस्तीफा दे दूंगा, तो कहीं ना कहीं नाराज चल रहे थे प्रीतम। तो कल जो है यशपाल आर्य जो कि नेता प्रतिपक्ष की जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है, तो वो उनसे मिलने उन्हीं के आवास पहुंचे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इस जो मुलाकात को देखा जा रहा है कि ये डैमेज कंट्रोल के लिए कांग्रेस आलाकमान का ही आदेश हो सकता है और कहीं ना कहीं जो है यशपाल आर्य भी
सोच रहे हैं कि अगर इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है, अगर कांग्रेस को मजबूती के साथ विपक्ष की अहम भूमिका निभानी है, तो सबसे पहले उन्हें अपना जो मनमुटाव है, अपना जो मतभेद है, अंदर जो गुटबाजी है या कोई भी किसी भी तरह का ये जो उथल पुथल चल रही है उसको रोकना होगा, उसको विराम देकर जो है आगे के लिए जो है तैयारी करनी होगी। आने वाले टाइम में बिल्कुल बिल्कुल हिना, जिस तरह से यशपाल आर्य बीजेपी से अगर कांग्रेस में शामिल हुए हैं और अब उन्हें नेता प्रतिपक्ष की कमान सौंपी गई है, तो बेहद अच्छी तरीके से जानते हैं यशपाल आर्य के किस तरह से उन्हें कंट्रोल करना है, डैमेज जो बना हुआ है कांग्रेस पार्टी में उसे किस तरह से कंट्रोल करना है, वो बेहद बेहतर तरीके से जानते हैं। जी बिल्कुल, यशपाल आर्या को काफी लंबा वक्त हो चुका है। अगर बात करें उनके अनुभव की तो काफी लंबे वक्त से वह राजनीति के हर गुर को जानते हैं। जिस तरीके से उनकी उम्र काफी ज्यादा हो गई है, अगर बात करें राजनीति में रहते रहते ही, एक तरफ तो जो हरीश रावत जो कि काफी ज्यादा कई बार जो है शिकस्त खा चुके हैं, तीसरी बार इस बार वह विधानसभा चुनाव हारे हैं, तो ऐसे में जो है अब जो जिम्मेदारी है वो कहीं ना कहीं यशपाल आर्या के ऊपर आ गई है, क्योंकि लगातार जिस तरह से उन्होंने जीत दर्ज की है, भले ही वो कांग्रेस में रहे हों या फिर भारतीय जनता पार्टी में रहे हो। हालांकि इस बार जो है मोदी लहर थी और भारतीय जनता पार्टी का काफी ज्यादा जो है यहाँ पर जोर चल रहा था, लेकिन बावजूद उसके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो अपने प्रतिद्वंदी थे उनको शिकस्त दी और यहाँ पर जो है अपनी जीत दर्ज की है। तो कहीं ना कहीं जनता का भरोसा है उन पर और कहीं ना कहीं कांग्रेस आलाकमान ने इसी भरोसे के देखते हुए जो है उनको अहम जिम्मेदारी सौंपी है और उन्होंने एक बहुत अच्छी ये भी यहाँ पर ये नाराजगी दूर करने के लिए प्रीतम सिंह के पास यहाँ पर मुलाकात करने गए वो, तो कहीं ना कहीं वो बड़े होने का जो है जिस तरीके से फर्ज निभा रहे हैं, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में वो डैमेज कंट्रोल कर सके और कांग्रेस आलाकमान ने जो उस पर भरोसा जताया वो कहीं ना कहीं अपने भरोसे पर जो है कायम रह सके। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल है और बहुत बड़ी चुनौती भी है यशपाल आर्य के लिए कि जिस तरह से कांग्रेस में डैमेज बना हुआ है उसको किस तरह से कंट्रोल करना है, बेहद ही बड़ी चुनौती है यशपाल आर्य के लिए। पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो यहाँ पर लगातार खबर देहरादून से बता रहे हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी में घमासान मचा हुआ है और डैमेज कंट्रोल की जद्दोजहद जो है वो कांग्रेस पार्टी में बनी हुई है और लगातार कांग्रेस पार्टी अपने डैमेज को किस तरह से कंट्रोल करे इसको लेकर आज गोपनीय जो बैठक है वो भी करने वाली है। इसके साथ जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, खबर ये है कि बीजेपी में भी कई कांग्रेस के विधायक शामिल हो सकते हैं, जिससे कि कांग्रेस पार्टी में भी नाराजगी देखी जा रही है। तो पूर्व नेता प्रतिपक्ष से मिलने पहुंचे थे नए नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य को गुलदस्ता भेंट कर उनसे मुलाकात की और प्रीतम सिंह ने यशपाल आर्य से मुलाकात की, उन्हें शुभकामनाएं भी दी। तो जिस तरह से लगातार जो गर्मी का मौसम है वो विकराल होता जा रहा है, गर्मी के मौसम में लगातार आग ने भी तांडव करना शुरू कर दिया है, तो धुआं धुआं हो चुका है पूरा जंगल। उत्तरकाशी से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर गंगा व यमुना घाटी में लगी जंगलों में भयानक आग। उत्तरकाशी से आपको खबर बता रहे हैं वन संपदा को भारी नुकसान भी पहुंच रहा है और इसके साथ ही जंगल में कई हरे भरे जो पेड़ हैं पौधे हैं वो जल कर राख हो रहे हैं। वन विभाग के लिए जंगलों में आग एक मुसीबत बनी हुई है, जगह जगह धुआं धुआं दिखाई दे रहा है, तो जंगलों में भीषण आग लग गई है। बारिश न होने से लगातार जंगलों में आग फैलती जा रही है और उत्तरकाशी के नेहरू पर्वतारोहण जंगलों में भीषण आग लगी है। गंगा और यमुना घाटी में जंगलों में भयानक आग लगने से वन विभाग की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। उत्तरकाशी से आपको खबर बता रहे हैं, तो आप तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से आग ने तांडव करना शुरू कर दिया है। तो बारिश ना होने से समस्याएं और भी ज्यादा विकराल होती जा रही है, जंगल भी धुआं धुआं होता जा रहा है। कितना विकराल रूप है आग का साफ तौर पर तस्वीरों में देखा जा सकता है। उत्तरकाशी से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, गंगा और यमुना घाटी में भीषण आग लगी है जंगलों में। तो ये तस्वीरें हैं, अगर लगातार ऐसा ही बना रहा तो
वन जन जो जनजीव है उन पर तो ये समस्याएं होंगी ही, इसके साथ ही आम जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो जाएगा अगर जंगलों में ऐसी ही आग लगती रही। वन विभाग भी पूरी तरह से तैयार भी है, लेकिन मुश्किलें जो है वन विभाग की वो बढ़ती जा रही हैं। भीषण आग को देखते हुए लपटें आप देख सकते हैं आग की कितनी विकराल हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि आग कितनी भयानक रूप, कितना विकराल रूप ले चुकी है। तो जंगलों में पूरा धुआं धुआं नजर आ रहा है और इसी खबर को लेकर हमारे साथ उत्तरकाशी से अनिल रावत जुड़े हुए हैं। अनिल, अगर ऐसा ही बना रहा, जंगलों में धुआं धुआं ही नजर आता रहा और जंगलों में आग लगती रही तो आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। बिल्कुल सोनाली, मैं आपको ये बता दूं कि उत्तरकाशी जिले में गंगा घाटी की बात करें, यमुना घाटी की बात करें और टोंस नदी घाटी की बात करें तो बिल्कुल लगातार कई दिनों से जो है आग का तांडव देखने को मिल रहा है और वन संपदा को भी काफी नुकसान जगह जगह की सूचना आ रही है। और अब बात करें कि 60 से 70% जो आग जो है अपना विकराल रूप हर क्षेत्र में बना के रखी हुई है और काफी नुकसान देखने को मिल रहा है। जी अनिल, जिस तरह से आग लगी हुई है तो वन विभाग की तरफ से क्या क्या तैयारियां की जा रही है, किस तरह से वो डैमेज को कंट्रोल कर रही है? बिल्कुल बता दूं, वन विभाग की बात करूं तो वन विभाग भी भले आग बुझाने का काम जरूर कर रही है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में उनके पास से कर्मचारी न होने की बात सामने आई। मैंने भी उन वन विभाग से जानने की कोशिश की तो उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जिस प्रकार से जो है पूरे उत्तरकाशी जिला में आग लगी है उस हिसाब से हमारे पास पर्याप्त कर्मचारी मौजूद नहीं। अगर कर्मचारी पर्याप्त रूप से नहीं है तो क्या आग ऐसे ही फैलती रहेगी अनिल? बिल्कुल, आग की बात करें तो दिन की बात हो या रात की बात हो, बिल्कुल आग जो है पूरे उत्तरकाशी जिले में अधिकांश जो चीड़ के पेड़ है, कई जगह जो है पेड़ ध्वस्त भी हो चुके हैं। और कल की बात करूं, कल देर शाम को ये यमुना घाटी में जो है बड़कूट के जो सरुखेत में है, यहाँ पर जो है जंगल से जो है आग जो है शहरी क्षेत्र के लिए आया, जहाँ नीचे जो है जो तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पे बहुत भयानक आग लगी है। जी अनिल, जिस तरह से कहा जा रहा है कि अभी बारिश की कोई संभावना नहीं है, तो क्या मौसम विभाग से आपने बात की कि किस तरह बारिश की जो संभावना है कब तक हो सकती है? क्योंकि आग ने विकराल रूप ले लिया है तो पानी होना, बारिश होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है इस समय उत्तराखंड में। बिल्कुल, बात करें बारिश की बात करें तो कई दिनों से जो है बारिश नहीं हुई है। उत्तरकाशी जिले की बात करें या तमाम अन्य जिलों की बात करें, इसे जो है आग को जो है रुकने का जो है नाम नहीं ले रही है। यदि समय से थोड़ा बारिश से होती है तो कहीं ना कहीं जो है वन विभाग को सांस ले लेती। पूरी जानकारी देने के लिए अनिल आपका शुक्रिया। तो यहाँ पर तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उत्तरकाशी से, जहाँ पर जंगलों ने विकराल रूप ले लिया है और इसके साथ ही पूरा धुआं धुआं, चारों तरफ धुआं धुआं ही नजर आ रहा है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि आग ने किस कदर तांडव कर रखा है और इसके साथ ही पूरे जंगलों में आग लगी हुई है। अगर जंगलों में इसी तरह से आग लगती रही तो वन्य जो जीव जंतु हैं उनके लिए मुसीबत तो है ही, इसके साथ ही आम जनजीवन भी पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाएगा। क्योंकि जंगलों में आग लगना, जिससे हम सांस लेते हैं, तो बहुत सारी समस्याएं इस आग के रूप में हम सभी लोगों को भुगतनी पड़ सकती है। तो ये तस्वीरें आपको उत्तरकाशी से दिखा रहे हैं। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में मिले प्रचंड बहुमत के बाद भाजपा सरकार बनाने का मुद्दा काम जारी हो गया और उसी में राजपुर विधानसभा में मिली जीत को लेकर जनता का धन्यवाद करने के लिए भाजपा विधायक खजान दास की ओर से धन्यवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और प्रेमचंद्र अग्रवाल और अन्य भाजपा नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजपुर विधानसभा में मिली जीत के लिए राजपुर की जनता का धन्यवाद भी किया। आने के बाद आप सबके मैं कहूँगा कि ये जो धन्यवाद समारोह यहाँ पर माननीय विधायक जी ने रखा है और अभी आप सब लोग विधायक जी को बोलते हुए यहाँ से सुन रहे थे, ये हमारे खजान भाई एक खजान नहीं है, एक खजाना है। इसके पास मुख्यमंत्री जी
यहाँ पर आए उनका मैं दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। जो यहाँ पे हमारी समस्या है, चाहे स्मार्ट सिटी को लेकर के हो, चाहे मछली बाजार को शिफ्ट करने का हो, ये बातें मैंने रखी। देखिए विकास हो रहा है, विकास आगे भी होगा, विकास की कड़ियाँ और जुड़ जाती है, उन कड़ियों को सुलझाने का हमारा दायित्व है माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराना, इसलिए उनके संज्ञान में आया है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में समस्याएं दूर होंगी। खबर हरिद्वार से है, जहां बैसाखी स्नान पर्व और कैबिनेट मंत्री व आध्यात्मिक गुरु सतपाल महाराज के जन्मदिन पर होने वाले सद्भावना सम्मेलन में आने वाले उनके अनुयायी की भीड़ को देखते हुए 2 दिन के लिए शहर में यातायात प्लान लागू किया गया है। शहर में 13 अप्रैल की सुबह 8 बजे से, यानी कि आज से 8 बजे से 12 बजे तक, 14 अप्रैल की सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। इनके अलावा श्रद्धालुओं के वाहनों के लिए अतिरिक्त पार्किंग की भी सुविधा की गई है। हाईवे पर यातायात का दबाव बढ़ने पर वैकल्पिक मार्गों पर भी डायवर्जन पूरी तरह से तैयार किया गया है। सितारगंज में आरएससी के द्वारा कृषि अनाज मंडी में लगाए गए सरकारी क्रय केंद्र पर 13 दिन बीतने के बाद भी क्षेत्र के किसान अपना गेहूं लेकर क्रय केंद्र पर नहीं पहुंचे, जिससे क्रय केंद्र पर गेहूं की तौल शून्य पर रुकी हुई है। बता दें कि आरएफसी के द्वारा 1 अप्रैल से सितारगंज कृषि मंडी में क्रय केंद्र खोल दिए गए थे, लेकिन 13 दिन बीतने के बाद भी किसान अपना गेहूं लेकर क्रय केंद्र पर नहीं पहुंचे, जिस कारण अभी तक क्रय केंद्रों की तौल शून्य पर ही रुकी हुई है। माना जा रहा है कि इस बार बाजार भाव गेहूं के अधिक होने के कारण किसान अपना गेहूं सरकारी क्रय केंद्रों पर लेकर नहीं पहुंच रहे हैं, क्योंकि सरकार द्वारा जारी किया गया गेहूं की एमएसपी रुपए 2015 जारी की गई। वहीं बाजार मूल्य 2050 से लेकर 2150 तक किसानों को गेहूं का मूल्य मिल रहा है, जिस कारण सरकारी क्रय केंद्र पर 13 दिन बीतने के बाद भी गेहूं की तौल शून्य पर रुकी हुई है। के हिसाब से क्रय केंद्र खोल दी गई है। 1 अप्रैल से हमारे क्रय केंद्र चालू हो गए और शासन की नीति अनुसार 2015 का रेट है और सभी किसानों का हमारी तरफ से पूरा प्रयास किया जा रहा है कि किसान आए अपना गेहूँ यहाँ अपनी उपज करवाएँ। परंतु बाजार की समीक्षा करने पर यह ज्ञात हो गया है कि बाजार का भाव तेज होने के कारण किसान यहाँ नहीं आना चाहिए। 12 किसानों ने रजिस्ट्रेशन भी कराया, परंतु अभी उनका दान नहीं है, गेहूँ नहीं आया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के द्वारा देवभूमि उत्तराखंड और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए राजभवन उत्तराखंड में 12 अप्रैल से 14 अप्रैल वैसाखी तक अखंड पाठ करवाया जा रहा है। और विशेष बात यह है कि राजभवन में इस पावन अवसर पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के आमंत्रण पर गुरु गोविंद सिंह के 5 प्यारे या 5 प्यारों के वंशज भी इस पावन अखंड पाठ में राजभवन में उपस्थित हैं। 5 प्यारों में भाई दया सिंह के वंशज बाबा नौनिहाल सिंह और भाई धर्म सिंह के वंशज गुरप्रीत सिंह इस पवित्र आयोजन में सम्मिलित हैं। खबर देहरादून से है, जहां पुलिस महानिदेशक ने 4 धाम यात्रा और बैसाखी पर्व पर यातायात व्यवस्थाओं को लेकर वर्चुअल बैठक की और वहीं वर्चुअल माध्यम से जुड़े जनपदों के पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए। थानों में खड़े सीज और अन्य वाहनों के निस्तारण के लिए भी निर्देश जारी किए गए। खानपुर क्षेत्र के गाधारोड़ा में 2 पक्षों के बीच विवाद चल रहे मस्जिद विवाद को लेकर राजस्व और पुलिस टीम ने जांच की। इस दौरान दोनों पक्षों से विवाद के बारे में जानकारी ली गई। उसके बाद भी भंग कमेटी के लोगों द्वारा जबरदस्ती मस्जिद पर कब्जा कर लिया गया और वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि कुछ लोग मस्जिद के चंदे का पैसा हजम करने के लिए मस्जिद को अपने कब्जे में लेने का प्रयास कर रहे हैं।
नायब तहसीलदार दयाराम कोतवाल अमरचंद शर्मा ने टीम के साथ मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों से बातचीत भी की। तो जॉइंट मजिस्ट्रेट सर के ये थे कि एसएचओ साहब के साथ मौका मुआयना करें, तो यहाँ जांच की गई। इसकी कोई कमेटी गठित हुई थी, वो कमेटी वक्फ बोर्ड से भंग हो गई है और जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि ये फकीरों की मस्जिद के नाम से मस्जिद है, इसमें हमें कब्जा दिया जाए। ठीक है जी, अभी इसमें जांच कर ली, जो फाइंडिंग्स मिली हैं वो लिख के दे दी जाएंगी, जैसा आदेश होगा उसका पालन के द्वारा। प्रदेश के वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल द्वारा विधानसभा स्थित सभा कक्ष में अधिकारियों के साथ स्टाम्प और निबंधन विभाग की समीक्षा बैठक की गई। वहीं बैठक में वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने अधिकारियों के साथ विभाग की कार्यप्रणाली और आगामी कार्य योजनाओं के बारे में विस्तृत चर्चा की और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इसके साथ ही वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यूपी के समय के अभिलेखों का डिजिटलीकरण कर संरक्षित किया जाए। हमारा स्टैम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग है, आज उसकी मैंने समीक्षा बैठक की है। सभी अधिकारियों से मैंने कहा कि कैसे हमारा रेवेन्यू प्रदेश का बढ़े, क्योंकि आने वाली जून में जिस प्रकार से SC/GST का 14% हमें जो सेंटर से अभी तक मिलता था, वो शायद उसकी अब स्थिति क्या होने वाली आगे तक पता चलेगा, लेकिन उसके विकल्प तलाशने के लिए हम लोग अपना प्रयास जारी कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि रजिस्ट्री में भी जो हमारे यहाँ 53 हमारे यहाँ उप निबंधक कार्यालय है, 48 तो हमारे यहाँ जो है पूर्णकालिक है, 2 अंशकालिक है और 3 पदेन है, यानी कि 53 से हमें कितनी आय प्राप्त हो रही है। हालांकि पिछले वर्ष तो हमें कुछ उसका इजाफा हुआ था आय का, लेकिन मैंने कहा कि हम कैसे और उसके रास्ते ढूंढ सकते हैं। जैसे हमारे प्रदेश में बहुत सारी ऐसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग या फ्लैट्स बन रहे हैं, क्या उससे हमें रेवेन्यू मिल रहा है या सिर्फ हमारे जनता को उसको एक नुकसान की स्थिति में तो नहीं है। खबर बेरीनाग से है, जहां सरकार के नियम कानूनों को लेकर आए दिन परेशान होना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर इसके विपरीत कुछ लोग सरकार और प्रशासन के नियमों को ठेगा दिखाते नजर आ रहे हैं। इसी तरह का एक मामला बेरीनाग तहसील से 9 किलोमीटर दूर सुगडियाली के पास पर NPC नोएडा की कंपनी पिछले 6 माह से पानी प्राकृतिक स्रोत और हरे भरे जंगल और आबादी है उसके बीच में बेखौफ होकर बिना अनुमति के अवैध तरीके से हॉट मिक्स प्लांट लगा दिया, जिसकी जानकारी जो है स्थानीय जिम्मेदार विभागों तक को नहीं दी गई और ग्रामीणों की शिकायत पर अवैध हॉट मिक्स प्लांट पर रोक नहीं लगी। हॉट मिक्स प्लांट से निकलने वाले काले धुएं से जहां पर पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, वहीं प्राकृतिक पेयजल स्रोत भी खराब हो रहे हैं। वहीं प्लांट के आसपास के हरे भरे पेड़ भी सूखने शुरू हो गए हैं। और बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आपके न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।